Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I am Nisha Dhillon, and this is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. So आज हम करने वाले हैं यूनियन बजट एंड डेफिसिट का कॉन्सेप्ट जो कि आपके मॉड्यूल बी का ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है और इसके बाद वी विल स्टार्ट विद द सी मॉड्यूल। तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में से डेफिसिट के क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 90% और उससे ज़्यादा ही चांसेस होते हैं कि एग्जाम में डेफिसिट का एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अगर वो नहीं पूछा जाता तो यूनियन बजट में से क्वेश्चन आना ही है। ऑल्दो हम इस लेक्चर में मैं पहले ही बताना चाहती हूँ पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे, लेकिन यूनियन बजट होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उनको हम अच्छे से समझेंगे, उनकी बाइफरकेशन क्या होती है वो समझेंगे, और साथ ही हम डेफिसिट के सारे कॉन्सेप्ट जो है चारों के चारों वो पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू टेल यू कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है आपके लिए जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है जैब में 2026 की प्रिपरेशन के लिए। इस डॉक्यूमेंट में आपको पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट इज यूनियन बजट? यूनियन बजट होता क्या है? देखो, जैसे हमारी सैलरी आती है और हम उसी टाइम सारा कुछ असर्टेन कर लेते हैं कि कैसे कैसे इस मंथ को हम चलाने वाले हैं, मंथली एक्सपेंसेस हमारे क्या होने वाले हैं, हमारे घर का अगर रेंट जा रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहा है, पेट्रोल का फ्यूल का खर्चा जा रहा है, गाड़ी मेंटेन करने का खर्चा जा रहा है, स्कूल की फीस जा रही है, जो भी सर्टेन खर्चे और जो भी वो खर्चे जो हम प्लान हमने नहीं किए लेकिन आगे आ सकते हैं, तो बफर हमेशा रखना है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रखनी है। ये एक तरीका है बजटिंग का जो कि हम एज इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपनी बजटिंग करती है एंड दैट इज डन थ्रू यूनियन बजट, जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी इनकम जो उनको टैक्सेस और अलग अलग जगहों से हुई है उसको फाइनली वो कैसे यूज करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में वो पैसा जाएगा और कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ को चैनलाइज किया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन बजट, इट इज द एनुअल बजट ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी। प्रेजेंट करते हैं इसको फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अब अभी इस टाइम पे कौन है? निर्मला सीतारमन। सो इट इज डन ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे मैम ये तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को आता है, फर्स्ट फेब को आता है बजट, है ना? तो अब फर्स्ट फेब को आने लगा है, इससे पहले 2016 से पहले तक जो है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में आता था। आज की डेट में फर्स्ट फेब को आपका बजट आता है और उसको अप्लाई करना होता है न्यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर से, दैट इज 1 अप्रैल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो आफ्टर 2017 एक और मेजर चेंज आया है, रेल बजट जो है अब वो मर्ज कर दिया गया है यूनियन बजट में। पहले देवर टू सेपरेट बजट्स, रेल बजट सेपरेटली आता था लेकिन अब उसको यूनियन बजट का ही पार्ट बना दिया गया है। तो ये कुछ डेट्स हैं जो आप याद रख सकते हो। अब आ जाती है बात कि यूनियन बजट होता क्या है ना? तो हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि क्या होता है। बजट है ना, गवर्नमेंट का बजट है। बजट में क्या होता है? बेसिक यही होता है कि भाई आपको पैसा आया कितना है और आपने खर्च कितना करना है। तो यहाँ पर बात होती है रिसीट्स की, दैट इज मनी इनफ्लो कितना हुआ है अलग अलग चैनल से, गवर्नमेंट के पास कितना कितना पैसा आया है, और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे वो उसे खर्च करने वाले हैं। ठीक है, खर्च ऐसे लिखते ना, हाँ खर्च करने वाले हैं या। सो इनफ्लो एंड आउटफ्लोज के बारे में ये होता है, रिसीट्स आर द इनफ्लोज, एक्सपेंडिचर इज द आउटफ्लो। रिसीट्स दो तरीके की हो सकती हैं, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। अब रेवेन्यू और कैपिटल का मैं आपको डिफरेंस समझा दूं। मैंने मेरे पास एक गाड़ी है पुरानी, मैंने वो बेच दी। अब इस गाड़ी से जो मुझे पैसा आया है क्या वो मेरा कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू? इट इज माई कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल ही हुआ है, मैंने अपना बड़ा एसेट बेचा है और उससे मुझे रेंट जो है अपना जो पैसा जो है वो रिसीव हुआ है। तो ये मेरी कैपिटल रिसीट है। वंस या ट्वाइस, मतलब ये रेकरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर महीने मैं ऐसा करती हूँ, है ना? तो ये मेरी कैपिटल रिसीट होगी। यही चीज़ अगर मैं काम ही करती हूँ, अगर मैं गाड़ियों की डीलर हूँ, मैं सेकेंड हैंड गाड़ियों की सेल एंड परचेज में हूँ, अब अगर मैं गाड़ी बेचकर पैसा कमा रही हूँ तो ये क्या है? दिस इज माई रेवेन्यू, समथिंग दैट इज डन ऑन रेकरेंट बेसिस, जो बार बार किया जाए और एसेट्स एज सच इन्वॉल्व ना हो, वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो। अगर आप एक गाड़ियों के डीलर हो तो गाड़ियां आपकी एसेट नहीं है ना? गाड़ियां आपकी मतलब कैपिटल एसेट नहीं है। गाड़ियां क्या है? गाड़ियां सिर्फ आपकी
एक मटेरियल है जिसको बेचकर खरीद कर आप पैसा कमाते हो। यही अगर आप किसी और चीज़ का काम कर रहे हो तो गाड़ी आपका एक एसेट है, कैपिटल एसेट है। उसको जब आपने बेचा तो जो रिसीव हुआ दैट इज़ योर कैपिटल रिसीट। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के केस में वो रिसीव्स वो रिसीट्स जो कि गवर्नमेंट को आनी ही है, ये रेगुलर ही है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, टैक्स से रिलेटेड भी हो सकती है, नॉन टैक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हो गया, और आपके जीएसटी हो गया, है ना, अलग अलग तरीके के टैक्स जो कि गवर्नमेंट को मिलने ही हैं, दे आर द टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट क्या है, जो कि टैक्स वाली इनकम नहीं है। मान लो गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उससे रेवेन्यू हर महीने उनके पास आ रहा है। किसी कंपनी में अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थी कोई कंपनी, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री, तो उस केस में जो रिसीट्स हो रही हैं रेवेन्यू वो है, लेकिन वो टैक्स के माध्यम से नहीं है। तो रेवेन्यू जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, बड़े लेवल पर आने वाली इनकम्स जो कि रेकरेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, लेकिन आई है इस साल, है ना, इस बजट में उनको रिसीव हुआ है। तो इसमें नॉन डेट हो सकती हैं और डेट हो सकती हैं। डेट मतलब गवर्नमेंट ने कर्ज उठाया कहीं से, आरबीआई से पैसा उठा लिया, फॉरेन के किसी बैंक से पैसा उठा लिया, या फिर वर्ल्ड बैंक से मदद मांग ली, या फिर आपकी जो ये है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनसे कुछ उधार ले लिया। इस केस में बड़े लेवल का पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लेकिन वो हमने कर्ज के माध्यम से उठाया है गवर्नमेंट ने। सो दैट इज कॉल्ड डेट, कैपिटल डेट। ठीक है, और ये भी एक तरह की रिसीव है या एक तरह की रिसीट है। यही अगर नॉन डेट की बात करूं कि कर्ज नहीं लिया, पैसा आया लेकिन कर्ज नहीं लिया, तो ये कैसे हो सकता है? मान लो रेलवेज है, रेलवेज बेच दी गवर्नमेंट ने, पैसा आएगा ना। आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, राइट? वो बनाकर कहीं कुछ बेच दी, या उनका कोई ट्रेडमार्क या कोई टेक्निकल नो हाउ बेच दिया, मतलब बी इट एनीथिंग, जहां पर कर्ज नहीं लिया लेकिन बड़े लेवल पर कुछ बेचा है। तो गवर्नमेंट की गाड़ी, जैसे हमारे एग्जांपल में हमारी गाड़ी हम बेच रहे थे, जबकि हम गाड़ियों में डील नहीं करते थे, उसको हमने कैपिटल रिसीट का। उसी प्रकार से कोई ऐसा एसेट या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट अपनी बेच दे वंस, जो है वंस इन अ टाइमलाइन, दैट इज कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। इसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, या क्या क्या आइटम्स इसमें एडेड होती हैं, वो पहले कुछ वीडियोस में मैंने बात कर रखी है, और वो एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है ना, तो वो इस टाइम पे कवर करना ज़रूरी मतलब पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास किताब है मैकमिलन की, वहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल आइटम्स क्या क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया। एक्सपेंडिचर, खर्चा, खर्चे भी दो तरीके तरीके के हो सकते हैं। एक तो मुझे पता है कि मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जानी है, मुझे पता है कि मेरे घर का रेंट जाना है, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी में इतना फ्यूल डलना है, तो ये तो प्लान है, इसमें तो मैं प्लान कर सकती हूँ। सिमिलरली गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट को पता है कि यार डिफेंस पर्सनल की सैलरी जानी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जानी है ना, या लेट्स से कोई स्कीम है, कोई सब्सिडी है, इसमें इतना पैसा जाना ही है। लेकिन नॉन प्लान्ड खर्चे भी आ जाते हैं, जो कि रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं। तो वो नॉन प्लान्ड वाले अलग हो जाते हैं एक्सपेंडिचर में, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर अलग हो जाता है। तो एक खर्चा जो कि प्लान्ड है वो है रेवेन्यू, कैपिटल, और डिफेंस में ही यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डिफेंस की सैलरीज, है ना, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो कोई पॉलिटिकल हमें खतरा हो, है ना, लेट्स से पाकिस्तान बॉर्डर पे लग रहा है कि टेंशन आर हाई और अब कोई खतरे वाली सिचुएशन लग रही है, उस केस में देयर विल बी अ नॉन प्लान डिफेंस एक्सपेंडिचर एज वेल, कि ड्रोन्स एकदम से ज़्यादा हमें इंपोर्ट कराने पड़ गए, है ना, सर्विलेंस के लिए, या ऐसा कुछ। तो उस केस में डिफेंस के टैग के अंदर ही देयर विल बी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एज वेल। अब वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, वो एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर, या जो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर। ठीक है, वो हम अभी नहीं बता सकते, वो डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू नेचर का है, हर बार होता है, या मतलब हर बार नॉन प्लान्ड इस तरह का खर्चा आ जाता है, या कैपिटल एक ही बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ हमने करी है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड इन द यूनियन बजट। ठीक है, तो इसमें बाइफरकेशन याद रखेंगे आप, रिसीट्स है और एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, और रेवेन्यू है तो टैक्स और नॉन टैक्स, कैपिटल है तो नॉन डेट एंड डेट। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास टैक्स रेवेन्यू आ गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, कैपिटल नॉन डेट आ गया, डेट कैपिटल आ गया, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, रिसीट्स मिलेंगी, है ना। यही अगर इनको इनको नॉन प्लान और प्लान सभी तरह के एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया तो क्या होगा? सारे के सारा खर्चा मिलेगा।
ठीक है। अब सही सिनेरियो में क्या होना चाहिए, एक अच्छा सिनेरियो आप क्या बोलोगे, सैलरी है आपकी 1 लाख, खर्चे हैं आपके 60,000। आइडियल तो यही है ना, तो आप बोलोगे ठीक है भाई 40,000 बच गए, ये मेरी सेविंग। लेकिन अब अगर ऐसा हो गया कि सैलरी तो है आपकी 1 लाख लेकिन खर्चे हो गए 1,60,000, अब क्या करोगे? तो अब ये 60,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट नेगेटिव में चला गया है, जो कि अब आपको कुछ ना कुछ करके मैनेज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। गवर्नमेंट के जब खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि उनकी रिसीट्स उसको संभालने के लिए इनफ ना हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेफिसिट। और ये हमारे पास 4 तरीके के डेफिसिट्स होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट्स है, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये दो जो है वो बढ़ गए और ये रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो कम रह गई। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रेवेन्यू डेफिसिट। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बात यहाँ पर हो रही है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? जब रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, इसमें से हम माइनस कर देते हैं ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई ऐसा ग्रांट जो कि कैपिटल एसेट की क्रिएशन के लिए गया हो, उसको हम माइनस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। देन यू हैव योर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल जितना भी खर्चा यहाँ पर हुआ है, ये टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ गया और टोटल रिसीट्स कम रह गई। तो ये जो 60,000 है यहाँ पर एग्जाम्पल, दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। इसमें बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें बोरोविंग्स इंक्लूड नहीं करी जाती। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है जहां पर फिस्कल डेफिसिट, ये वाला फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कोई कर्ज आपने लिया था उसकी इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोरोविंग्स हटा दी और यहाँ पे बोरोइंग से रिलेटेड खर्चा हमने हटा दिया, ठीक है जी। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। क्वेश्चन इनमें से आता ही है, लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था। सो रेवेन्यू डेफिसिट, नॉर्मल अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। इफेक्टिव रेवेन्यू में ग्रांट्स हटा देंगे कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन के लिए जो भी हमने दिए हैं एज ए गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन बोरोविंग से हमें नफरत है, बोरोविंग हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और यहाँ पर बोरोविंग्स से होने वाली पेमेंट, जो इंटरेस्ट पेमेंट हम देते हैं लोन्स के ऊपर, गवर्नमेंट जो देती है लोन्स के ऊपर, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर हट जाएगी, दैट विल बी योर प्राइमरी डेफिसिट। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया है। क्वेश्चंस फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। Which of the following correctly defines revenue deficit? Excess of capital expenditure over capital receipts? Nahi. Excess of revenue expenditure over revenue receipts? Absolutely yes. So here the answer will be option B. एग्जाम में लेकिन ऐसे एकदम से टिक नहीं कर देना, एग्जाम में आपने पढ़ना जरूर है, ये बाकी का जो भी दिया हुआ है एक बार उसको गो थ्रू जरूर करना है। प्राइमरी डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाय फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यस, फर्स्ट इज राइट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट हम निकालते हैं और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हम माइनस कर देते हैं। याद रखने का तरीका मैंने आपको बढ़िया बता ही दिया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है सारे के सारे एक्सपेंडिचर माइनस सारे के सारे रेवेन्यूज, और उसमें से हमने बोरोविंग्स हटा देनी है। प्राइमरी डेफिसिट में बोरोविंग्स से रिलेटेड जो खर्चा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होती है, वो हटा देनी है। तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, सो ए वुड बी योर प्राइमरी डेफिसिट। अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो जैब के लिए और आप चाहते हो किसी कोर्स की मदद लेना, तो आप edutap.in को एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। लेना ना लेना आपके ऊपर है ना कोर्स, बट आई वुड एडवाइस यू कि आप एक बार चेकआउट ज़रूर करो, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। अब हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम सेल्फ स्टडी पहले करके देख लें अगर हो रहा है और फिर बाद में हमें 1 महीने बाद रियलाइज़ हो कि नहीं यार नहीं हो रहा है ना। सो उसमें बहुत ज़्यादा एक एंड लास्ट लेवल लास्ट मिनट केओस का स्कोप जो है वो रहता है, तो वो हमने अवॉइड करना है। तो एक बार आप अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो कि आपको कैसे गो थ्रू करना है एग्जाम्स के लिए। एट द सेम टाइम edutap.in पे जब आप आओगे, जब आप कोर्सेज को स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज कोर्सेज। इसमें आपको लाइव क्रैश कोर्स दिख जाएगा बैच 4, जिसमें कि लाइव क्लासेस के थ्रू हम सब कुछ कवर करेंगे। 15 दिन में एक कंपोनेंट को हम टारगेट करेंगे। कॉन्सेप्ट नोट्स इसमें मिल जाएंगे, सॉल्व PYQs मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा फॉर योर प्रैक्टिस। कोई भी डिटेल इस कोर्स से रिलेटेड आपको जाननी है कि अगर आपकी लाइव क्लास कभी मिस हो जाती है, आप फिर क्या कर सकते हो,
या आपको कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह से कोई भी इस कोर्स के बारे में डिटेल शेड्यूल क्या रहने वाला है वो सब आप ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डिटेल में आपको समझ आ जाएगा कि कोर्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप ये डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, और सेम चीज़ आप यहाँ पर मास्टर कोर्स में भी देख सकते हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट्स और ये प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लाइव क्लासेस के बदले कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड सेशंस होंगे 10-10 15-15 मिनट के, वो मिलेंगे आपको। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी देख सकते हो। और 6 जो है 6 टू 7 या सम नंबर ऑफ लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी फॉर योर रिविजन बिफोर द एग्जाम। ठीक है, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसके लिए आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगे मास्टर कोर्स में। ब्रोशर अगेन यहाँ पर है और ये डिस्काउंट कूपन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक कंपोनेंट को आपको पढ़ना है तो IEIFS, PPB, AFM इन सब के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी आ चुकी है, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको PYQs जो कि ट्रेंड समझने में बहुत मदद करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा। So with that in mind, I hope this information helps you. If you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.